हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर उद्गम सीरीज। मैं हूं डॉक्टर आशीष और हम जो पार्ट लेके चले हैं उद्गम सीरीज में वो इकोलॉजी और इवोल्यूशन का पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं और कुछ पार्ट हम फर्दर आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है इकोलॉजी का वो रहने वाला है इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिजम्स, और इसको बायोटिक फैक्टर्स के अंडर कंसिडर किया जाता है। ओके, चलिए। तो आज के जो मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस एंड देयर टाइप और इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन एंड देयर टाइप्स। ओके, दो तरह के हम इंटरेक्शन देखेंगे ऑर्गेनिजम्स के बीच में, किस किस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं, इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस, और फिर उनके टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है, जैसे हम फैक्टर्स की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट फैक्टर्स, तो फैक्टर्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में, तो फैक्टर्स में हम क्या चीजें पढ़ते हैं? फैक्टर्स में हम पढ़ते हैं बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स, है ना? क्या? बायोटिक एंड एबायोटिक, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब एबायोटिक फैक्टर्स जो है, एबायोटिक फैक्टर्स, इसमें मेनली एनवायरमेंटल फैक्टर्स में वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, लाइक लाइट, वाटर, सोइल, टेम्परेचर। ओके, ये सारी चीजें इंक्लूड होते हैं बायोटिक फैक्टर्स में, और एबायोटिक फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं ऑर्गेनिजम्स। यहां पर इंक्लूड होते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो जितना ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन है आपस में, द इंटरेक्शन ऑफ organism with other organisms, they are considered under the biotic factors, उनको हम बायोटिक फैक्टर्स में कंसिडर करते हैं। ओके, चलिए इसका थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं, हम यहीं से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर बात करें इंट्रोडक्शन की, अगर हम यहां से बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स जो है दे इंटरेक्ट इन सम वेज, वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, वो किसी न किसी तरह से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक चीज और भी है, इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिजम्स जो है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई दो ऑर्गेनिजम्स जो है इंटरेक्शन आपस में शो ना करें। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? द कंडीशन इज नोन एज न्यूट्रलिज्म। द कंडीशन इज नोन एज न्यूट्रलिज्म, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलिज्म बोलते हैं। अगर हम बात करें द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं? को एक्शन बोलते हैं। ओके, उसको क्या बोलेंगे? को एक्शन। द एक्शन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म, टू द अदर ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम को एक्शन, उसको बोलेंगे को एक्शन। दिस इज नोन एज को एक्शन, और हम उसको इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। वी कैन से इट इंटरेक्शन और द को एक्शन। ओके, वी कैन ऑल्सो कॉल दिस इंटरेक्शन, को एक्शन और इंटरेक्शन, इन दोनों में से हम कुछ भी उसको बोल सकते हैं, कोएक्शन और इंटरेक्शन में से। अब इंटरेक्शन जो होगा, इंटरेक्शन देखो किस तरह का हो सकता है, ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटरेक्शन आता है वो किस तरह का इंटरेक्शन हो सकता है। चलिए हम यहां पर बात करते हैं इंटरेक्शंस की। तो इंटरेक्शंस जो है ऑर्गेनिजम्स के, वो दो तरह के हो सकते हैं। इसमें मेनली इंक्लूड होता है इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। कैसा? सबसे पहला आता है इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंट्रास्पेसिफिक, और दूसरा इंटरेक्शन आता है इंटरस्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक। अब इंट्रास्पेसिफिक की बात करें
तो ये किसके बीच में होता है? बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज। अब और ये वाला इंटरस्पेसिफिक, ये होता है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ, between the members of two different species। तो ये होता है इंटरेक्शन, इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक। अब इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है किसमें? एक तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में और दूसरा नेगेटिव इंटरेक्शन में। एक क्या हो गया? पॉजिटिव इंटरेक्शन, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन, इनमें ये डिवाइड रहते हैं। अगर हम बात करें इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन की, तो इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है वो भी दो तरह का हो सकता है। एक तो कॉम्पिटेटिव इंटरेक्शन होता है, एक तो क्या होता है? बेनिफिशियल, जिसमें बेनिफिट होता है, और दूसरा एक हार्मफुल इंटरेक्शन होता है जिसमें मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंपटीशन। तो ये हो गए हमारे पास इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में, ये जनरल पॉइंट्स थे। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। मैं यहां पर इंट्रास्पेसिफिक की एक बार बात कर लेता हूं थोड़ी सी। इंट्रास्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक, अगर हम इंट्रास्पेसिफिक को की बात करें तो हमने दो तरह के इंटरेक्शन देखे यहां पे। एक होता है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव इंटरेक्शन, और दूसरे होते हैं कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव। कोऑपरेटिव में क्या करेंगे? वो कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। मतलब इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है मेटिंग, इसमें इंक्लूड होता है पेरेंटल केयर, इसमें इंक्लूड होता है फैमिली फॉर्मेशन, फैमिली फॉर्मेशन, और इसमें इंक्लूड होता है एग्रीगेशन, इसमें इंक्लूड होता है एग्रीगेशन, और इसमें इंक्लूड होता है लाइक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये आते हैं हमारे पास कोऑपरेटिव इंटरेक्शन में। और अगर बात करें कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन में, तो यहां पर कौन इंक्लूड होंगे? यहां पर मेनली होगा इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? यहां पे हमें देखने को मिलेगा इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। यहां पर हमें इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। और ये वाला जो कंपटीशन है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करें तो ये एक सिवियर कंपटीशन है बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में, क्योंकि उनकी जो नीड्स होती है ना ऑर्गेनिजम्स की, अगर सेम स्पीसीज की बात करें तो उनकी नीड्स जो है, जो नीड्स है, नीड्स किसके लिए? नीड्स फॉर फूड, नीड्स फॉर स्पेस, नीड्स फॉर मेटिंग, ये सारी की सारी क्या होती हैं? ये सारी की सारी होती है सेम। इसलिए ये इंटरेक्शन या इस तरह का जो कंपटीशन होता है, इट इज ए सीवियर कंपटीशन। गॉट इट? चलो, ये हो गया कोऑपरेटिव इंटरेक्शन, ये हो गया कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन। हम बात कर रहे थे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन की। चलो अब इंटरस्पेसिफिक भी कर लो। इंट्रास्पेसिफिक के हम बारे में बता चुके हैं, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। चलो अब अगर हम बात करें इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस की, तो यहां पे हम बात करते हैं इंट्रास्पेसिफिक या इंटरस्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, क्योंकि हम इंट्रास्पेसिफिक देख चुके हैं, अब हम देखेंगे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस। अब यहां पर आते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड नेगेटिव इंटरेक्शन। जैसा हमने बात किया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या आएगा? पॉजिटिव इंटरेक्शन में आएगा स्क्वेंजिंग, स्क्वेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। कॉमन सेलिजम आ जाएगा, कॉमन सेलिजम, प्रोटोकॉर्पोरेशन,
प्रोटो कोऑपरेशन आ जाएगा, म्यूचुअलिज्म आ जाएगा, ठीक है, प्रोटो कोऑपरेशन एंड म्यूचुअलिज्म। प्रोटो कोऑपरेशन हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, और क्या हो गया, और हो गया स्लेवरी। और यहां पर आता है स्लेवरी, ठीक है, स्लेवरी हो गया। अब पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या होगा, या तो दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होगा, एक तो कंडीशन ये है, या कंडीशन एक और भी है कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा और एक ऑर्गेनिज्म अनअफेक्टेड रहेगा, दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं होगा। ये है पॉजिटिव इंटरेक्शन। अगर नेगेटिव की बात करें तो यहां पर एक को बेनिफिट और दूसरे को लॉस भी हो सकता है, एक को लॉस और दूसरा अनअफेक्टेड भी रह सकता है। जीरो का मतलब अनअफेक्टेड, माइनस का मतलब लॉस, और प्लस का मतलब उसको बेनिफिट होता है एक ऑर्गेनिज्म को। और नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या आता है, जैसे कि अगर हम बात करें एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म हो गया, ठीक है, यहां पर प्रीडेशन हो गया, एमेंसेलिज्म, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म, ठीक है, पैरासिटिज्म हो गया, और क्या हो गया, और हो गया प्रीडेशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, लास्ट आता है कॉम्पिटिशन। लास्ट में क्या आता है, कॉम्पिटिशन। ये सारे के सारे आते हैं हमारे पास इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में। दीज आर कम्स अंडर इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। चलो अब एक एक करके बातें करते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं, देखते हैं इनके बारे में। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर हम देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, बस आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए, हल्का सा। और ये काफी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप इसमें अलग अलग तरह के इंटरेक्शंस देखने वाले हो, ऑर्गेनिजम्स के बीच में किस तरह के इंटरेक्शन होते हैं। तो इंट्रास्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो ये होता है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज, बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, सेम स्पीसीज आएगा, अलग स्पीसीज आएगा, इंट्रास्पेसिफिक। तो हम इंट्रास्पेसिफिक की बात कर रहे थे, और यहां पर हम सॉरी इंटरस्पेसिफिक की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये है इंट्रास्पेसिफिक। चलो भाई, हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, है ना, कि इंटरस्पेसिफिक हमने स्टार्ट किया था। यहां से अगर हम देखें तो हमने स्टार्ट किया था इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, जो कि दो स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में होता है, अलग अलग स्पीसीज होती है ना। चलो अब आगे, अब ये जो इंट्रास्पेसिफिक या इंटरस्पेसिफिक दोनों अलग अलग जो कंपटीशन है, उसमें से सबसे पहला आता है न्यूट्रलिज्म, और ये जो है ये है इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंट्रा पैसिफिक, ठीक है। इंट्रा है कि इंटर है, इंट्रा है कि इंटर। अगर इंट्रा की हम बात करें तो इंट्रा का मतलब ये आ जाता है कि दो मेंबर्स हैं सेम स्पीसीज के, तो अगर हम बोलेंगे तो इंट्रा स्पेसिफिक। और ये क्या है यहां पर देखो क्या होगा, मैं यहां पर पहले लिख दे रहा हूं कि ये है इंटर स्पेसिफिक, ये है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का टाइप। और न्यूट्रलिज्म में क्या होता है, देखो न्यूट्रलिज्म में क्या होगा कि देर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वन मेंबर ऑफ ए स्पीसीज टू द अनदर मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज। यहां पर क्या होगा, देयर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट, कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है किसका, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। देयर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म ऑफ टू स्पीसीज, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू स्पीसीज। दो स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। देर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू स्पीसीज बाई ईच अदर,
बाय ईच अदर। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलेंगे न्यूट्रलिज्म। देखो ये न्यूट्रलिज्म जो है ये रेयरली एग्जिस्ट करता है, ये रेयरली एग्जिस्ट करता है न्यूट्रलिज्म। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहां पर न्यूट्रलिज्म की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो न्यूट्रलिज्म में क्या आएगा, जैसे कि अगर हम बात करें एक फ्रूगीवोरस बर्ड, एक फ्रूगीवोरस बर्ड और एक इंसेक्टिवोरस बर्ड, बोथ आर प्रेजेंट इन ए फॉरेस्ट, तो वो एक दूसरे को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। फ्रूगीवोरस बर्ड क्या खाएगा, वो खाएगा फ्रूट, फ्रूगीवोरस बर्ड एंड इंसेक्टिवोरस बर्ड, फ्रूगीवोरस बर्ड एंड इंसेक्टिवोरस बर्ड, इन ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स क्या शो करेंगे, दे विल शो द न्यूट्रलिज्म। और देखो श्रू, रैबिट और रैट, श्रू, रैबिट और रैट ये एक जगह पे रह रहे हैं, तो ये भी क्या शो करेंगे, ये भी शो करेंगे न्यूट्रलिज्म, क्योंकि इनके हैबिट्स अलग है, यहां पे इनके हैबिट्स अलग है और इनके हैबिटेट अलग है और इनका फीडिंग जो हैबिट है वो भी अलग है। यहां पर इनकी डाइट जो है वो भी क्या है, डिफरेंट है। यहां पे इनके डाइट क्या है, डिफरेंट है, और यहां पर इनका हैबिटेट जो है वो भी क्या है, डिफरेंट है। हैबिटेट जो है वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या शो करेंगे, दे विल शो द न्यूट्रलिज्म। और ये मैं बता चुका हूं कि ये नेचर में आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। हम यहां पर एक एक एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग होती रहे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रलिज्म में क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज, the organism of one species shows no direct effect on the organism of other species। मैं इसको यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, आप इसको दूसरी डेफिनेशन कंसिडर कर सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज shows no direct effect, shows no direct effect on the member of other species। एंड वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि वो भी इसके ऊपर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करेगा, पहले वाला भी दूसरे पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करेगा, दूसरे वाला भी पहले पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट शो नहीं करेगा। दिस इज न्यूट्रलिज्म। अब एक आता है स्क्वेंचिंग। स्क्वेंचिंग में क्या होता है, स्क्वेंचिंग में कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फीड करता है किसी डेड ऑर्गेनिज्म के। ये रिलेशन या ये इंटरेक्शन जो है ये किसके बीच में है, दिस इज द इंटरेक्शन, दिस इज द इंटरेक्शन between a living organism, between a living organism and a dead organism, a dead organism। देखो पीछे वाले में देखो न्यूट्रलिज्म में चलते हो, यहां पे अगर हम देखें कि किसको बेनिफिट हुआ किसको लॉस हुआ, तो ना किसी को बेनिफिट हुआ ना किसी को लॉस हुआ। तो ये इस तरह का जो इंटरेक्शन है वो नेचर में आपको रेयरली देखने को मिलेगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, दूसरा अनअफेक्टेड रहेगा क्योंकि ये तो डेड ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये तो डेड ऑर्गेनिज्म है। और स्क्वेंचिंग क्या है, स्क्वेंचिंग में क्या आता है, स्क्वेंचिंग इज द फीडिंग ऑन डेड एंड प्यूट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म। इट इज द हैबिट ऑफ फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड ऑर्गेनिजम्स को जो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं या तो डेड ऑर्गेनिजम्स को या रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म लेफ्ट बाय अदर ऑर्गेनिज्म।
लेफ्ट बाय अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खा रहा था और उसने उस फूड को छोड़ दिया, और उस बचे हुए फूड को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है। दिस इज द एक्ट ऑफ स्क्वेंचिंग। ये क्या है? स्क्वेंचिंग है। इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं वल्चर्स। इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं वल्चर्स। इसमें क्या आते हैं? वल्चर्स आते हैं। इसमें और कौन आते हैं? हाइनाज आते हैं। हाइना हो गए, वल्चर हो गए। ये क्या करेंगे? ये रिमेनिंग पार्ट्स को, ऑर्गेनिज्म के रिमेनिंग पार्ट्स को, जैसे कोई लॉइन था, उसने हंट किया और वो अपना फीड जो था वो खा रहा था। हंट करने के बाद उसने कुछ पार्ट जो था फूड का, जो उसने हंट किया था, उसको छोड़ दिया। उस पार्ट को खा रहा है कौन? हाइना। ये क्या है? ये है स्क्वेंचिंग। वल्चर्स हो गए, हाइना हो गए, ये कुछ एग्जांपल है। यहां पे स्क्वेंचिंग कौन कौन शो करता है? ईगल्स हो गए, ठीक है, क्रोज हो गए, ये सारे क्या हैं? दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। अब यहां पर जो स्क्वेंजर है, जो स्क्वेंचिंग शो करता है, उसको क्या बोलेंगे? स्क्वेंजर। ये क्या है? स्क्वेंजर्स। दीज आर द स्क्वेंजर्स। और इनको क्या होता है? इनको होता है बेनिफिट। इनको क्या होता है? बेनिफिट, क्योंकि इनको क्या मिलता है? दे गेट द फूड। और दूसरा क्या है? दूसरा यहां पे है डेड ऑर्गेनिज्म। डेड ऑर्गेनिज्म, क्या उसको कोई लॉस हुआ? डेड ऑर्गेनिज्म, उसको कोई लॉस नहीं हुआ, ना कोई बेनिफिट हुआ उसको। तो यहां पर डेड ऑर्गेनिज्म को कोई इफेक्ट, ना तो कोई इफेक्ट है ना कोई लॉस है, इसलिए हम इसको जीरो से इंडिकेट करेंगे। दिस इज द एक्ट ऑफ स्क्वेंचिंग। एक नेक्स्ट इंटरेक्शन आता है जिसको क्या बोलते हैं? कोमेंसैलिज्म। कोमेंसा का मतलब होता है ईटिंग ऑन द सेम टेबल। कोमेंसा का, कोमेंसैलिज्म का लिटरली मीनिंग क्या होता है? ईटिंग ऑन द सेम टेबल, या फिर ऑन द सेम टेबल भी बोलते हैं। ऑन द सेम टेबल, इसका मतलब ये होता है ऑन द सेम टेबल। कोम, कोम का मतलब होता है सेम, मेंसा का मतलब है टेबल या फीडिंग, या फिर इसको मैसमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर इसको मैसमेट्स भी बोलते हैं। कॉमन सेल्स का मतलब होता है मैसमेट्स। मैसमेट्स जो साथ साथ खाना खाते हैं, मैसमेट्स। अब कॉमन सेलिज्म में क्या होता है? एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, दूसरी स्पीसीज अनअफेक्टेड रहती है। एक स्पीसीज को बेनिफिट रहता है, दूसरी स्पीसीज जो है वो अनअफेक्टेड रहती है। कॉमन सेलिज्म इज द इंटरेक्शन इन विच वन लार्ज स्पीसीज, इन विच वन लार्ज स्पीसीज, देखो अभी मैं बताता हूं। लार्ज स्पीसीज मैंने बोल दिया, तो लार्ज स्पीसीज और स्मॉल स्पीसीज का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं यहां पे क्या है। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको बोला जाएगा कॉमन सेल। उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कॉमन सेल। और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है, एक और भी ऑर्गेनिज्म होता है यहां पर, एक और भी यहां पर ऑर्गेनिज्म होता है जिसको क्या बोलेंगे? होस्ट। तो यहां पर एक तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉमन सेल। एक होता है लार्ज ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे होस्ट। स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड लार्ज ऑर्गेनिज्म, एक हो गया कॉमन सेल, दूसरा हो गया होस्ट। इंटरेक्शन किस तरह का है? इंटरेक्शन इस तरह का है कि एक ऑर्गेनिज्म को तो होता है बेनिफिट, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो कोई होता है बेनिफिट, ना ही कोई लॉस होता है। इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द members of two different species in which one is benefited and another show another don't have any effect, और जो अदर मेंबर है दैट इज अनअफेक्टेड, वी कैन से अदर मेंबर इज अनअफेक्टेड। दिस इज कॉमन सेलिज्म। अब यहां पर एग्जांपल की अगर बात करें, हम कॉमन सेल के एग्जांपल की बात करें, तो वहां पर एक एग्जांपल आता है जिसको बोला जाता है क्या? जिसको बोला जाता है पायलेट फिश एंड शार्क। पायलेट फिश एंड शार्क क्या होता है? ये पायलेट फिश जो है ये छोटी होती है, और ये क्या करती है? ये इसके साथ साथ ट्रेवल करती रहती है शार्क के साथ। ये होती है लार्ज। तो यहां पर होस्ट हो गई
शार्क और कॉमन सल हो गई पायलट फिश। पायलट फिश जो है वो शार्क के साथ साथ ट्रेवल करते रहते हैं। जैसे ये मान के चलो बड़ी सी शार्क है, ये पीछे पीछे आ रही है छोटी छोटी सी पायलट फिश। अब शार्क ने क्या किया, शार्क ने कोई फ्लैश को कैप्चर किया, कोई भी अपना प्रे को कैप्चर किया, उसको टीयर करके वो खाने लगी, और बचे हुए जो पार्ट्स है, रिमेनिंग फूड पार्ट्स, लाइक जो अगर टीयरिंग से जो भी पीसीज जो फ्लैश होंगे उसको कैप्चर कौन कर लेगी, पायलट फिश। तो पायलट फिश को क्या मिलेगा, पायलट फिश को मिलेगा फूड। ये क्या करती है, इट विल गेट द फूड, इट विल गेट द फूड। और ये जो है ये है अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड। एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल एक और आता है, जिसमें क्या आता है, जिसमें आता है शकर फिश और शार्क। शकर फिश एंड शार्क, ये भी एग्जांपल हो गया। अब ये शकर फिश क्या करती है, अपने शकर्स की मदद से इस शार्क के पोस्टीरियर बॉडी के पार्ट पे अटैच रहती है ना। एक सकर होता है, सकर की मदद से वो शार्क के पोस्टीरियर पार्ट से अटैच रहती है। कौन, ये शकर फिश। शार्क जैसे ही प्रे को कैप्चर करके इट खाना स्टार्ट करती है, वैसे ही पीसीज ऑफ फ्लैश जो है वो आसपास या सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं। ये शकर फिश क्या करती है, तुरंत डिटैच होती है इस शार्क की बॉडी से और वो फ्लैश को खाना शुरू कर देती है। तो वहां पर एक्चुअल में तो ये है तो पैरासाइट, ये है तो एक्चुअल में एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ये जो शार्क है वो अनअफेक्टेड रहती है। इसको क्या मिला, इसको मिला फूड, और ये है अनअफेक्टेड, ये है अनअफेक्टेड। तो हम इस केस को दोनों में ही कंसीडर कर सकते हैं, कॉमन सेलिजम में भी और पैरासिटिज्म में भी। और ये एक्टोपैरासाइट है और ये टेम्परेरी पैरासाइट है, परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, क्योंकि टाइम टाइम पे ये डिटैच होता रहता है, इसलिए ये एक टेम्परेरी पैरासाइट है। और कोई एग्जाम्पल, और एक्स में एग्जाम्पल में आ सकते हैं, देखो एग्रेट्स एंड कैटल्स, एग्रेट्स एंड कैटल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ये आ गया एग्रेट्स एंड कैटल। एग्रेट्स क्या होते हैं, एग्रेट्स जो होते हैं भाई वो बर्ड्स होते हैं, दीज आर द बर्ड्स। और कैटल्स जो है जो ग्रासलैंड के ऊपर जैसे मूव कर रहे हैं, वो ग्रासलैंड के ऊपर जा रहे हैं, वहां से मिट्टी जो है या सोइल जो है उनके पैरों से निकली बाहर। तो वहां से क्या होगा, अगर बाई चांस सोइल में इंसेक्ट है तो ये एग्रेट्स जो है वो इंसेक्ट्स को खा जाएंगे, ठीक है। इनको मिलेगा फूड, बर्ड्स को क्या मिलेगा, बर्ड्स को मिलेगा फूड। और कैटल्स जो है वो क्या है, वो है अनअफेक्टेड, वो क्या है, वो है अनअफेक्टेड। तो ये जो एग्जांपल है एग्रेट्स एंड कैटल्स, ये भी कॉमन सेलिजम का एक अच्छा एग्जांपल है। बार्नकल्स एंड वेल्स, एक और एग्जांपल आता है बार्नकल्स एंड वेल्स। यहां पर एक और एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 4, बार्नकल्स एंड वेल्स। बार्नकल्स एंड वेल्स, बार्नकल्स क्या होते हैं भाई, बार्नकल्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। बार्नकल्स एंड वेल्स, बार्नकल्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स, वो क्या होते हैं, वेल्स की बॉडी के ऊपर अटैच हो जाएंगे, ओके। वेल्स की बॉडी के ऊपर वो जाके अटैच हो जाएंगे और वो एक लोकेशन से दूसरी फीडिंग लोकेशन तक मूव करेंगे। क्या करेंगे, बार्नकल्स जो है वो अटैच हो जाएंगे टू द वेल्स, अटैच टू द बॉडी ऑफ वेल। वो वेल की बॉडी पे अटैच हो जाएंगे एंड दे मूव फ्रॉम वन फीडिंग लोकेशन टू द अनदर फीडिंग लोकेशन, मूव टू वन फीडिंग लोकेशन टू अनदर लोकेशन।
वन फीडिंग लोकेशन टू अनदर। तो इनको क्या हुआ, इनको बेनिफिट हुआ, और वेल्स को क्या हुआ, वेल्स को ना तो कोई लॉस हुआ ना ही कोई बेनिफिट हुआ इनसे। तो ये भी एग्जांपल है हमारे पास कॉमन सेलिजम का। और देखो भाई, और देखो इसका एग्जाम्पल में, चलो यहां पे आते हैं, प्रोटोकोऑपरेशन की बात करते हैं। प्रोटोकोऑपरेशन, प्रोटोकोऑपरेशन जो है वो कुछ बुक्स में इसको म्यूचुअलिज्म करके दिया हुआ है, मतलब फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म इसको बोला हुआ है, लेकिन हम लोग यहां पर प्रोटो कोऑपरेशन ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि काफी बुक्स में इसको म्यूचुअलिज्म करके लिखा हुआ है। प्रोटो कोऑपरेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज बेनिफिटेड होती है, दूसरी स्पीसीज भी बेनिफिटेड होती है। ओके, एक स्पीसीज, दोनों की दोनों स्पीसीज जो है वो कैसे रहती है, यहां पर बेनिफिट होता है, दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है। द interaction between the organisms, the interaction between the organisms of two different species in which both are benefited, in which both are benefited, जिसमें दोनों के दोनों बेनिफिटेड रहते हैं, इस तरह की इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोटो कोऑपरेशन। द इंटरेक्शन इज नोन एज प्रोटो कोऑपरेशन। लेकिन देखो डिफरेंस कहां पे आएगा, ये दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट ईच अदर, दे कैन सर्वाइव विदाउट ईच अदर, विदाउट ईच अदर, ये एक दूसरे के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। इस तरह का इंटरेक्शन होता है, दोनों को बेनिफिट होता है और दोनों एक दूसरे के बिना सरवाइव भी कर सकते हैं। दिस इज प्रोटो कोऑपरेशन। अब यहां पर एग्जांपल में क्या आते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम बोलेंगे हर्मिट क्रैब एंड हाइड्रेक्टिना। यहां पर एक एग्जांपल आता है, हर्मिट क्रैब एंड हाइड्रेक्टिना। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा खींच के जल्दी से करें हम लोग, ताकि आपको ये टॉपिक मिले जल्दी से और आप लोग पढ़ें इसको। यहां से क्वेश्चन आते हैं काफी बार 2 नंबर के, और आपका चांस अच्छा हुआ तो 4 नंबर का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यहाँ पे। हर्मिट क्रैब क्या है, इट इज एन आर्थ्रोपोड, इट इज एन आर्थ्रोपोड मेंबर, डेकापोडा मेंबर। और हाइड्रेक्टिना जो है ये क्या है, ये है सीलियन ट्रेट, ये क्या है, सीलियन ट्रेट, सीलियन ट्रेटा का मेंबर है। अब यहां क्या होता है, जैसे मान के चलो कि ये हमारे पास हर्मिट क्रैब की ये है शेल, ठीक है, ये शेल है इस तरह से, ये हर्मिट क्रैब की शेल है, ये आर्थ्रोपोडा होता है, इसके पास शेल प्रेजेंट होते, ये भी मैं आपको बता दूं, इसके पास क्या प्रेजेंट होती, शेल। अब ये शेल है, मान के चलो इसमें से ऑर्गेनिजम्स जो है वो बाहर निकला ऐसे, ठीक है, इसमें से ये ऑर्गेनिज्म रहता है इस शेल के अंदर। अब इस शेल के चारों तरफ बाहर इस तरह से, ये जो मैं आपको शो कर रहा हूं, ये इसकी स्टिंगिंग सेल्स आपको दिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये आप कंसिडर करके चलो कि ये हाइड्रेक्टिना है, ये क्या है, ये सीलियन ट्रेटा का मेंबर है जिसका नाम क्या है, हाइड्रेक्टिना। दिस इज द हाइड्रेक्टिना। और ये क्या है, ये है हर्मिट क्रैब, ये क्या है, ये हमारे पास है क्रैब, और ये क्या है, ये है हमारे पास हाइड्रेक्टिना, जो कि क्या होता है, इट इज जो कि मेंबर होता है सीलियन ट्रेटा का, एंड दे हैव निमेटोसिस्ट, दे हैव निमेटोसिस्ट, जो कि क्या होती है, पॉइजनस होती है। इसमें ये इनको स्टिंगिंग सेल्स बोला जाता है, दे इट इज दे आर नोन एज स्टिंगिंग सेल्स। अब ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन,
ये क्या करेंगी, ये करेंगी प्रोवाइड प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी इसको, हर्मिट क्रैब को, टू द क्रैब। और कीमोफ्लेज शो करेंगे और ये क्या शो करेंगे, केमोफ्लेज। दे शोज द केमोफ्लेज, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बच जाता है। केमोफ्लेज। दे शोज द केमोफ्लेज। और ये क्या करता है, हाइड्रेक्टिना जो है ना, ये सिलियन ट्रेटा का मेंबर, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और बदले में ये क्या देता है, बदले में ये जो है हमारे पास, ये क्या देता है इसको, इट विल टेक द क्रैब, ये तो खुद क्रैब है, इट विल टेक हाइड्रेक्टिना, इट विल टेक द हाइड्रेक्टिना टू द न्यू लोकेशंस, टू द न्यू लोकेशंस। आपको ये पता चलेगा कि जो इंट्रैक्शंस होते हैं वो फूड के लिए भी होते हैं और ट्रैवल के लिए भी होते हैं, वो भी इंट्रैक्शन में ही आते हैं। वो एक दूसरे की बॉडी से अटैच करेंगे और मूव करेंगे एक फीडिंग लोकेशन से दूसरी फीडिंग लोकेशन पे। तो ये एक इंट्रैक्शन हो गया, हर्मिट क्रैब एंड हाइड्रेक्टिना। अगर हम बात करें अगर हम बात करें और एग्जांपल्स देखें तो बर्ड्स एंड कैटल्स, बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। और एग्जाम्पल की बात करें हम यहां पर, एग्जाम्पल और भी हैं जो क्या है, बर्ड्स एंड कैटल्स, बर्ड्स एंड कैटल्स। कुछ बर्ड्स क्या करते हैं, कुछ बर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे ईट टिक्स ऑफ द कैटल, टिक्स एंड लाइस ऑफ द कैटल। वो कैटल के टिक्स और लाइसिस को खाते हैं। तो इनको क्या मिला, इनको मिला फूड। भाई इन्होंने कैटल के जो टिक्स थे उसकी बॉडी पे उनको खा लिया, तो इनको क्या मिला, दे गेट द फूड, दे गेट द फूड। बर्ड्स को तो मिला फूड, कैटल्स को क्या मिला, दे गोट रीड ऑफ द पैरासाइट्स, दे गोट रीड ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स से इनको मिला छुटकारा। एक और एग्जांपल है, बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। एक और एग्जांपल क्या है, वो है बर्ड एंड क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल केवल इस बर्ड को अलाउ करता है ताकि वो उसके माउथ के अंदर एंटर कर सके। एक बर्ड होता है, स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होता है ये, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होता है जिसमें बर्ड अलाउ, इसमें जो क्रोकोडाइल है, इट अलाउ बर्ड टू एंटर द माउथ ऑफ इट्स, टू इट्स माउथ। बर्ड क्या करेगा, इट विल ईट, इट विल ईट द पैरासिटिक लीच, इट विल ईट द पैरासिटिक लीच। वो पैरासिटिक लीच को खा जाएगा। और क्या इसको मिलेगा, इसको मिलेगा फूड। इस बर्ड को क्या मिलेगा, बर्ड गोट द फूड, पैरासिटिक लीच को खा गया। क्रोकोडाइल को यहां पे क्या बेनिफिट हुआ, इट गेट रीड ऑफ द, इट गोट रीड ऑफ द पैरासाइट। इसको भी पैरासाइट से क्या मिला, छुटकारा मिला क्रोकोडाइल को भी। तो ये बर्ड और क्रोकोडाइल का जो ये इंटरेक्शन आपको शो हो रहा है, ये क्या शो करता है, इट इज प्रोटोकोऑपरेशन। प्रोटोकोऑपरेशन। और ये जो बर्ड होता है वो होता है प्लूवियानस इजिप्टस, ठीक है, प्लूवियानस इजिप्टस होता है क्या, बर्ड, जिस जो कि क्या करता है, क्रोकोडाइल के माउथ से क्या खा जाता है, लीच खा जाता है। चलो अब आगे चलते। प्रोटोकोऑपरेशन और म्यूचुअलिज्म जो है वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वो दोनों एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं। कैसे, म्यूचुअलिज्म में भी दोनों के दोनों स्पीसीज जो है उनको क्या होता है, बेनिफिट, ये भी बेनिफिटेड है और ये भी बेनिफिटेड है। दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन है जो कि दोनों के दोनों स्पीसीज क्या होते हैं, बेनिफिटेड। यहां पर हम लिखते हैं स्पीसीज वन, स्पीसीज वन क्या है, बेनिफिटेड,
स्पीसीज 2 की बात करें, स्पीसीज 2 वो भी क्या है, बेनिफिटेड। अब यहां पर एक बात ये है कि हम यहां पर स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये इंटरेक्शन स्पीसीज के बीच में आपस में नहीं होता, ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्पीसीज के बीच में होता है। तो हम यहां पे बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर लेंगे, ये भी बेनिफिटेड, ये भी बेनिफिटेड। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है कि दे कांट सर्वाइव सेपरेटली, दे कांट सर्वाइव सेपरेटली, they cannot survive separately। वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे से वो अलग अलग नहीं रह सकते हैं। इस तरह के इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म। इसको ओब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म भी बोला जाता है। दिस इज ओब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। ओब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। और जो प्रोटो कॉर्पोरेशन जिसको हमने बोला था उसको हम फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते हैं, कुछ बुक्स में दिया हुआ है। अब यहां पर एक एग्जांपल बहुत अच्छा निकल के आता है, किसका, म्यूचुअलिज्म का। एग्जांपल की बात करें तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल निकल के आता है, वो क्या है, वो है फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स एंड टर्माइट्स। फ्लैजिलेट्स एंड टर्माइट्स। टर्माइट्स जो है इट विल फीड ऑन द सेल्यूलोज। ये क्या करती है, ये करती है, फीड करती है ऑन सेल्यूलोज, फीड ऑन सेल्यूलोज। भाई लकड़ी को खाती रहती है ना ये टर्माइट, तो ये सेल्यूलोज के ऊपर फीड करती है। हालांकि इसकी बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का एंजाइम नहीं होता है। अब ये जो है ये फीड तो कर नहीं सकती है। फ्लैजिलेट जो है ये प्रेजेंट होती है इसकी गट में, प्रेजेंट इन द गट। तो ये स्पेसिफिक फ्लैजिलेट्स होते हैं जो कि गट्स में प्रेजेंट होते हैं टर्माइट्स के में। अब ये फ्लैजिलेट के पास एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये एंजाइम सिक्रीट करती है, और जिस एंजाइम का नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एंजाइम क्या प्रेजेंट होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम को वो रिलीज करती है, ये फ्लैजिलेट। भाई टर्माइट क्या करेगी, टर्माइट सेल्यूलोज के ऊपर फीड करेगी, वो फीड इंटेस्टाइन में जाएगा, फ्लैजिलेट उसको डाइजेस्ट करेगी एंड फीड ऑन सम शुगर, कुछ शुगर के ऊपर ये फीड कर लेगी, फीड ऑन सम शुगर। डाइजेस्ट हो गया ना सेल्यूलोज, शुगर में कन्वर्ट होगा, कुछ शुगर पे फीड कर लेगी, रेस्ट ऑफ द शुगर जो है वो अवेलेबल कर देगी, किसके लिए, टर्माइट्स के लिए अवेलेबल कर देगी, टर्माइट के लिए अवेलेबल कर देगी। अब ये जो यहां से फ्लैजिलेट्स आते हैं अप्रोक्सीमेटली दे आर फ्रॉम 11 जेनेरा या 11 जीनस मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं एंड 40 फैमिलीज। गॉट इट। यहां पर जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो 11 फैमिलीज, सॉरी 11 फैमिलीज आएगा भाई, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, 11 फैमिलीज, 11 फैमिलीज एंड 40 जेनेरा। 40 जीनस प्रेजेंट होते हैं, 11 फैमिलीज होती है। इस तरह से दे कांट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, दे कांट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। एक दूसरे के बिना सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है इनका। अगर हम इनको सेपरेट करते, देखो अगर सारी की सारी फ्लैजिलेट्स को किल कर दिया जाए तो टर्माइट विल नॉट, इट कांट सर्वाइव, टर्माइट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर सारी इंटेस्टाइन की फ्लैजिलेट्स को किल कर दिया जाए तो, और अगर फ्लैजिलेट्स को टर्माइट की बॉडी से हटा दिया जाए तो ये टर्माइट सर्वाइव नहीं कर पाएगी।
और मेनली जो टर्माइट का एक कुछ अगर हम बात करें कोई पर्टिकुलर स्पीसीज की, तो वो आती है ट्राइकोनिम्फा कैम्पानुला। ठीक है, एक मेंबर की हम बात करें, एक अगर मेंबर की बात करें, अगर हम बात करें वन मेंबर की, तो यहां पर आता है ट्राइकोनिम्फा कैम्पानुला। ट्राइकोनिम्फा कैम्पानुला एक मेंबर की अगर बात करें तो ये है हमारे पास एक मेंबर ट्राइकोनिम्फा कैम्पानुला। ट्राइकोनिम्फा CH, ठीक है, ट्राइकोनिम्फा, इसको दोबारा से ठीक कर देते हैं, ट्राइकोनिम्फा स्पेलिंग मिस्टेक है ये, ट्राइकोनिम्फा कैम्पानुला। अब ठीक है, ठीक है, ट्राइकोनिम्फा कैम्पानुला। अगर हम एक स्पीसीज की बात करें तो ये जो इंटरेक्शन है ये कैसा है, म्यूचुअलिज्म। ये कैसा इंटरेक्शन है, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, इसका हो गया एग्जांपल। अब ये आता है स्लेवरी। ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन है भाई, स्लेवरी। दिस इज एन इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। यहां पर क्या होता है, यहां पर वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म होता है और जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मास्टर, जिसको क्या बोलते हैं मास्टर। और दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है अदर ऑर्गेनिज्म। एक और दूसरा भी ऑर्गेनिज्म होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है स्लेव। स्लेवरी एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें एक को तो बेनिफिट होता है, दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। दूसरा क्या रहता है, अनअफेक्टेड। या दूसरे को भी काफी जगह पे बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में दोनों के दोनों बेनिफिट रहते हैं स्लेवरी में। स्लेवरी में दोनों के दोनों बेनिफिट रहते हैं। तो हम मैक्सिमम केसेस में तो यही होता है, स्लेवरी में दोनों के दोनों बेनिफिट रहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डोमेस्टिकेट कर लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को। तो एक मास्टर होता है, दूसरा क्या होता है, स्लेव। इस केस में क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म डोमेस्टिकेट्स द अदर ऑर्गेनिज्म। जो डोमेस्टिकेट हुआ उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्लेव। जिसने डोमेस्टिकेशन किया उसको क्या बोलेंगे, मास्टर। इसका एक एग्जाम्पल आता है, कुछ चींटियां होते हैं। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल क्या आता है, यहां पर एग्जाम्पल ये आता है कि कुछ एंड्स होती है, सर्टेन एंड्स। ये क्या करती हैं, ये डोमेस्टिकेट कर लेती हैं कुछ एफिड्स को, जो कि प्लांट सेप के ऊपर फीड करता है। सर्टेन एंड्स डोमेस्टिकेट certain ants domesticate aphids near their nest। अपने नेस्ट के पास में क्या कर लेती है, उनका डोमेस्टिकेशन कर लेती है। ये एफिड है। एफिड क्या करता है, एफिड की स्टोरी बता दो भाई, एफिड क्या करता है। एफिड जो है वो फीड करता है किसके ऊपर, फीड ऑन प्लांट सेप। प्लांट सेप के ऊपर फीड करता है। अब उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आता है ना इस प्लांट सेप का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है स्वीट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो कैसा होता है, वो होता है स्वीट। और इसको बोला जाता है हनी ड्यू। इसको क्या बोला जाता है, हनी ड्यू। हनी ड्यू बोला जाता है। अब ये आता कहां से है, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसके एब्डोमेन के पास, जिनको बोला जाता है हनी ड्यू ग्लैंड्स। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, फ्रॉम हनी ड्यू ग्लैंड, फ्रॉम हनी ड्यू ग्लैंड। अब ये ग्लैंड जो है ये उसके एब्डोमिनल एरिया के पास में ओपन होते हैं। अलग ग्लैंड्स होते हैं, अलग ग्लैंड्स होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, हनी ड्यू ग्लैंड। अब ये एंट्स क्या करेंगी, एंट्स जो है, ये जो चींटियां हैं एंट्स, ये क्या करेंगी, दे फीड ऑन दिस हनी ड्यू।
दे फीड ऑन दिस हनी ड्यू, वो उस हनी ड्यू के ऊपर फीड करेंगे। इसलिए इस एफिड को बोला जाता है, इस एफिड को क्या बोला जाता है, एफिड को, ये जो एफिड है जिसने इनको हनी ड्यू प्रोवाइड किया, दिस इज नोन एज डेयरी कैटल ऑफ एंट। इसको क्या बोला जाता है, डेयरी कैटल ऑफ एंट। एंट्स का डेयरी कैटल बोला जाता है, और इसको एंट काउ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंट काउ, चींटियों की गाय बोला जाता है इसको, एफिड को, है ना। हो गया ना अच्छा खासा इंटरेक्शन। स्लेवरी, अब स्लेवरी में और भी एग्जांपल है, जैसे मैन हो गया, मैन क्या करता है, काउ को, बेफेलो को, गोट को, उनको डोमेस्टिकेट कर लेता है। तो वहां पर मैन इज द मास्टर और स्लेव इज द डॉग, स्लेव इज काउ, बफेलो, दोनों को बेनिफिट होता है इस केस में, दोनों को बेनिफिट होता है, क्योंकि कैटल्स को शेल्टर, फूड वगैरह मिलता है, और मैन जो है वो बदले में क्या लेता है, मिल्क वगैरह कंज्यूम कर लेता है। अब आओ भाई एमेंसेलिज्म में। एमेंसेलिज्म भी एक इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसमें क्या होता है, वन, एक स्पीसीज जो होती है ना, वन स्पीसीज इज बैडली अफेक्टेड, वन स्पीसीज इज बैडली अफेक्टेड, एक स्पीसीज जो है वो बुरी तरह से अफेक्टेड होता है या अनफेवरेबली अफेक्टेड। इसको हम लिखेंगे बैडली की बजाय, अगर हम इसको अनफेवरेबली कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वन स्पीसीज इज अनफेवरेबली अफेक्टेड। एक स्पीसीज तो बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड होती है, और दूसरी जो है वो अनअफेक्टेड रहती है। जो दूसरी है, अनदर स्पीसीज इज अनअफेक्टेड। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि it is the interaction between two organisms in which one species is badly affected and another species is unaffected। एक तो बैडली अफेक्टेड होती है और दूसरी अनअफेक्टेड रहती है। तो जो स्पीसीज अफेक्टेड रहती है, जो स्पीसीज अफेक्टेड रहती है, उसको बोला जाता है एमंसल, उसको बोला जाता है क्या, एमंसल। और दूसरी स्पीसीज को बोला जाता है इनहिबिटर, इनहिबिटर। और एक्चुअल में ये एक केमिकल इंटरेक्शन है। ये क्या है, इट इज ए केमिकल इंटरेक्शन, इट इज ए केमिकल इंटरेक्शन। यूजुअली एमेंसेलिज्म इज ए केमिकल इंटरेक्शन, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, और इन केमिकल्स को बोला जाता है एलोकेमिकल्स। इसको क्या बोला जाता है, एलोकेमिकल्स। ये जो केमिकल है, केमिकल इंटरेक्शन में क्या करेगा, एक ऑर्गेनिज्म जो होगा, वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इट विल सीक्रेट सर्टेन केमिकल्स, केमिकल्स सीक्रेट करेगा, और उन केमिकल्स को एलो केमिकल्स भी बोला जाता है। द केमिकल्स आर नोन एज एलोकेमिकल्स। और ये केमिकल्स क्या करते हैं, इट दे इनिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अनदर मेंबर, इनिबिट द ग्रोथ ऑफ members of other species, growth of members of other species। दूसरी स्पीसीज के मेंबर्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं ये केमिकल। एक ऑर्गेनिज्म ने केमिकल सीक्रेट किया और दूसरे के लिए वो हार्मफुल है, क्योंकि वो उसको ग्रो नहीं करने दे रहा है। तो एक के लिए तो कोई, ना तो कोई बेनिफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ, और दूसरे का क्या हो गया, उसकी तो ग्रोथ ही इनहिबिट हो गई है, उसकी तो ग्रोथ ही इनहिबिट हो गई है। तो एमेंसेलिज्म में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द सिक्रीशन ऑफ एलोकेमिकल्स। और इन एलोकेमिकल्स को भाई ये भी एंटीबायोसिस भी बोला जाता है। देखो यहां पर मैं लिख ही देता हूं एंटीबायोसिस क्या होता है। एंटीबायोसिस, अब एंटीबायोसिस क्या होता है, ऐसा एमेंसेलिज्म जिसमें केमिकल्स का रिलीज होता है, जिसमें केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। द एमेंसेलिज्म which involves
द रिलीज ऑफ केमिकल्स, द रिलीज ऑफ केमिकल्स। ऐसा ऐसा इंट्रेक्शन, ऐसा एमेंसेलिज्म जिसमें केमिकल रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंटीबायोसिस। अब यहां पर एग्जांपल आते हैं भाई, अच्छे अच्छे एग्जांपल आते हैं यहां पर, जिसमें से हम बोलते हैं क्या? एग्जांपल में कौन आएगा यहां पर? देखो एग्जाम्पल में देखो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला आता मोल्ड, मोल्ड्स, और मोल्ड्स में पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटाटम। यहां से हमें क्या मिलता है? यहां से हमें मिलता है पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटाटम से हमें क्या मिलता है? वहां से हमें मिलती है पेनिसिलिन। वहां पर हमें क्या मिलती है? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन क्या करते हैं? इट इनिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स की और दूसरे मोल्ड्स की ग्रोथ को रोकता है पेनिसिलिन। दूसरा अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो स्ट्रेप्टो, तो जो बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, 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 यहां से हमें क्या मिलता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस से हमें मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहां से हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलता है, जो कि एक एंटीबायोटिक है। ये क्या करता है? ये भी इनिबिट करता है ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये इनिबिट करता है। और बताओ एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? यहां पर एक एग्जाम्पल आता है डिनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है? एग्जाम्पल आता है डिनोफ्लैजिलेट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स। अब डिनोफ्लैजिलेट्स में एक एग्जाम्पल होता है जिसको गोनिया लक्स बोलते हैं, है ना? जिसको क्या बोलते हैं? गोनिया लक्स। डिनोफ्लैजिलेट है, और डिनोफ्लैजिलेट में एक डिनोफ्लैजिलेट आता है जिसका नाम क्या है? गोनिया लक्स। गोनिया लक्स, ठीक है? ये एग्जाम्पल होगा गोनिया लक्स डिनोफ्लैजिलेट्स का, गोनिया लक्स डिनोफ्लैजिलेट। अब देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है। क्या करता है? एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम क्या है? सेक्सीटोक्सिन, सेक्सीटोक्सिन इसका नाम है, सेक्सीटोक्सिन। एक टॉक्सिन रिलीज करता है। अब ये टॉक्सिन क्या करता है? इट इनिबिट ग्रोथ ऑफ फिश और अदर मैरीन ऑर्गेनिजम्स, और अदर मैरीन ऑर्गेनिजम्स। जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स है उनको ये किल कर देता है। एक्चुअल में क्या करता है? ग्रोथ इनिबिट करना, इट इनिबिट द ग्रोथ। एक्चुअल में ये क्या करता है? एक्चुअल में किल कर देता है इनको। सेक्सीटोक्सिन्स किल्स द ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश एंड ऑर्गेनिज्म। इसके सराउंडिंग में जो भी होगा, इसके सराउंडिंग में जो भी होगा, इसके सराउंडिंग में फिश और जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको किल करेगा। ठीक है, इतनी बात। सराउंडिंग में जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा उसको किल करेगा, लाइक फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। और ये मैन को सेकेंडरी इफेक्ट करता है। इसके लिए इसके साथ में एक जुड़ा हुआ है, अगर इनका नंबर इंक्रीज होता है, नंबर इंक्रीज अगर होता है, तो उस कंडीशन में ये शो करता है क्या? रेड टाइड, रेड टाइड शो करता है उस टाइम पे गोनिया लक्स। और सेकेंडरीली इफेक्ट द मैन, सेकेंडरीली अफेक्ट द मैन, मैन को वो सेकेंडरीली अफेक्ट करता है। कैसे? अगर मैन कंज्यूम कर लेता है, इसको कंज्यूम कर लेता है, जिस ऑर्गेनिज्म ने गोनियालक्स को क्या किया था? इंजेस्ट किया था। अगर आदमी ने उसको क्या कर लिया?
आदमी ने उसको खा लिया, तो क्या होगा, ये सेकेंडरीली मैन को अफेक्ट करेगा। और ये क्या करता है, सेक्सीटोक्सिन क्या करता है, इट इनहिबिट द नर्व इंपल्स, इट इनहिबिट्स द नर्व इंपल्स इन मैन्स, मैन के अंदर वो नर्व इंपल्स को अफेक्ट कर देता है और पैरालाइसिस कर देता है। ओके, पैरालाइसिस, इट विल कोज द पैरालाइसिस। अब कुछ प्लांट्स के भी एग्जांपल आते हैं, देखो प्लांट्स भी ये सब चीजें करते हैं। फोर्थ एग्जांपल है यहां पर प्लांट, एग्जांपल नंबर 4, वो यहां पर आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स में ज्यादा एग्जांपल तो नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूं वॉलनट ट्री का, जिसको बोला जाता है जगलंस रेजिया, जिसको क्या बोला जाता है, जगलंस रेजिया। जगलंस रेजिया, ठीक है, ये क्या है, ये वॉलनट ट्री है, अखरोट का पेड़ है ये वॉलनट ट्री, जगलंस रेजिया। ये क्या करता है, ये भी एक केमिकल रिलीज करता है, ये क्या करता है, ये भी एक केमिकल रिलीज करता है, इट विल रिलीज ए केमिकल, और उस केमिकल का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है जगलोन। और ये जगलोन केमिकल है, ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ इट्स ओन सीडलिंग, इट्स ओन सीडलिंग, अपनी खुद की सीडलिंग्स की ग्रोथ तक को वो इनहिबिट कर देता है, जगलोन रेजिया, जो कि क्या है, वॉलनट ट्री है। ओके, तो अगर ये जो फिनोमिना होता है ना, अगर प्लांट कोई केमिकल रिलीज कर रहा है, ये जो फिनोमिना है, अगर कोई प्लांट कोई केमिकल रिलीज कर रहा है, उस केमिकल से इनहिबिट हो रही है किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, द फिनोमिना इज नोन एज, द फिनोमिना इज नोन एज एलिलोपैथी। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एलिलोपैथी, नोन एज एलिलोपैथी, फिनोमिना को एलिलोपैथी बोला जाएगा, द फिनोमिना इज नोन एज एलिलोपैथी। ठीक है, अगर कोई ट्री या प्लांट केमिकल रिलीज करता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को या तो खुद के या फिर कोई दूसरे प्लांट को अफेक्ट कर रहा है, द फिनोमिना इज नोन एज एलिलोपैथी, उसको क्या बोलेंगे, एलिलोपैथी बोलेंगे। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो यहां पर आता है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, मतलब स्पीसीज के बीच में, यहां पर मेनली होता है भाई कंपटीशन की हम बात करेंगे। ठीक है, यहां क्या होता है, मेनली क्या आएगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो गए, और वो जो बेनिफिशियल इंटरेक्शंस थे वो दोनों की बात हो गई। यहां पर क्या आ गए, यहां पर दो तरह के इंटरेक्शन आएंगे, एक तो कोऑपरेटिव इंटरेक्शन, और दूसरा क्या आएगा, कॉम्पिटिटिव, और इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। और ये कॉम्पिटिशन जो है वो कैसा होता है, इट इज ए सिवियर कॉम्पिटिशन, क्योंकि ऑल नीड्स आर सेम, ऑल नीड्स आर सेम। यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो नीड है वो क्या होती है, वो सेम होती है, सेम स्पीसीज के मेंबर है तो वो नीड्स भी कैसी होती है, सेम होती है, इसलिए ये कंपटीशन ज्यादा कैसा होता है, सीवियर होता है। अब इनके बारे में तो हमने बात कर ली, आगे क्या है चलो इसके बारे में और देखते हैं। देखो अब हमने इंटरस्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर एक इंटरेक्शन और आता है जिसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटरेक्शन। देखो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आपको ये तो इंटरस्पेसिफिक के बीच में हमने पॉजिटिव इंटरेक्शंस और नेगेटिव इंटरेक्शंस देखने थे, है ना। नेगेटिव इंटरेक्शंस हम कहां तक पहुंच गए, नेगेटिव इंटरेक्शंस में हम पहुंचे हैं कहां तक, देखो कहां तक पहुंचे नेगेटिव इंटरेक्शंस में हम,
हम एमेंसेलिज्म तक पहुंचे और यहां तक हमने एमेंसेलिज्म डिस्कस किया था। और कोई कंपटीशन अगर हो तो उसमें क्या आता है, ये क्या है, नेगेटिव इंटरेक्शन है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म तो क्या होता है, उसको लॉस होता है, दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। इस तरह का इंटरेक्शन है ये। चलो अब बात करते हैं हम नेगेटिव इंटरेक्शंस के बारे में। नेगेटिव इंटर स्पेसिफिक, जिसमें से हम एमेंसेलिज्म पढ़ चुके हैं। एमेंसेलिज्म पढ़ चुके हैं जिसमें एक होस्ट होता है, एक क्या होता है, एमेंसल होता है, एक इनिबिटर होता है। और क्या आता है, और यहां पे पैरासिटिज्म आता है। पैरासिटिज्म ये भाई इंटायरली एक टॉपिक है, ये पूरा एक जो है लेक्चर लेगा पूरा, ठीक है। पैरासिटिज्म एक पूरे लेक्चर का टॉपिक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन, और प्रीडेशन में क्या होता है, प्रीडेशन में एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो क्या करेगा, वो किल करेगा, वो पहले कैप्चर करेगा, किल करेगा एंड ईट कर देगा दूसरे ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कैप्चर, kills and eat other organism. Organism capture, kills and eat other organism. Other organism. देखो मैंने आपको इसको बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया कि प्रीडेशन क्या होता है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़ेगा और पकड़ेगा, किल करेगा, खा जाएगा। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ये होगा प्रीडेटर। इसको क्या बोलेंगे, प्रीडेटर। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रे। और ये यूजुअली स्मॉल होता है। ये यूजुअली क्या होता है, ये यूजुअली स्मॉल होता है और वो यूजुअली बड़ा होता है। यूजुअली बोल रहा हूं मैं, ठीक है, नॉट ऑल टाइम। ये क्या होता है, यूजुअली स्मॉल, यूजुअली स्मॉल, लेकिन ये बड़ा भी हो सकता है। यूजुअली स्मॉल होता है और ये यूजुअली लार्ज। ये कैसा होता है, it is usually large in size, usually large। ये बात हो गई, ये लार्ज साइज का होता है, वो स्मॉल साइज का होता है, लेकिन हर बार ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। एक छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, दूसरे का बड़े का भी प्रेडेशन कर सकता है ना, तो ऐसी कंडीशंस आ सकते हैं। पैरासिटिज्म हो गया, प्रीडेशन हो गया। अब आता है कंपटीशन की अगर बात करें, कंपटीशन, ठीक है, ये कंपटीशन आ गया। नेगेटिव इंटरेक्शंस में अगर किसी एक को भी लॉस हुआ तो वो क्या हो गया, नेगेटिव इंटरेक्शन। यहां पे क्या है, देखो एमेंसेलिज्म का केस हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक को तो लॉस होता है, दूसरा अनअफेक्टेड होता है। पैरासिटिज्म में एक तो बेनिफिट होता है और दूसरे को लॉस होता है। प्रीडेशन में एक को बेनिफिट, दूसरे को लॉस, और कंपटीशन में दोनों को ही लॉस होता है। कंपटीशन में यूजुअली दोनों को ही लॉस होता है। अब कंपटीशन को हम लॉस के बेसिस पे नहीं, इंटर और इंट्रा के बाद स्पेसिफिक पे बात करेंगे। तो यहां पे इंट्रा स्पेसिफिक जैसा हम देख चुके हैं, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक ये होते हैं। इंटर स्पेसिफिक, ये दो तरह के कंपटीशन रहेंगे, इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। गॉट इट, ये ठीक है। चलो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। अब यहां पर एक प्रिंसिपल आता है, गोस प्रिंसिपल और हार्डले प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, सॉरी हार्डिन प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन और गास रूल। अब हम दोनों की बात कर लेते हैं। हम यहां पर सबसे पहले देखेंगे गॉस रूल के बारे में। तो गॉस रूल जो था वो दिया था जीपी गॉस ने, जीपी गॉस ने एक रूल दिया था जिसको बोलते हैं गैस गॉस रूल। ये क्या कहता है, ये बोलता है ओनली वन स्पीसीज, ओनली वन स्पीसीज एग्जिस्ट इन वन निके।
सिंपल सी बात, एक निक्के के अंदर केवल एक स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी, दूसरी स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, केवल एक स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी। तो गॉस रूल के ही बारे में हम बात कर लेते हैं। यहां पर इन्होंने स्टडी की थी किसके बारे में, पैरामीशियम कोर्डेटम और पैरामीशियम यूरेलिया के बारे में। तो इन्होंने क्या किया, 16 दिन तक स्टडी की थी इसके बारे में। तो पैरामीशियम यूरेलिया था और पैरामीशियम क्या था, कोर्डेटम था। पैरामीशियम यूरेलिया एंड पैरामीशियम कोर्डेटम। एक था पैरामीशियम यूरेलिया और क्या था, पैरामीशियम कोर्डेटम। ठीक है, ये दो इन्होंने पैरामीशियम की स्पीसीज के बारे में स्टडी किया। किसके ऊपर, कल्चर मीडियम के ऊपर। इन्होंने क्या देखो, देखो यहां तक हम लिख देते हैं कि ये 16 डे की स्टडी थी। इन्होंने लिमिटेड क्या किया, इन्होंने लिमिटेड मीडियम रखा, यहां पर लिमिटेड मीडियम था और ग्रो करवाया किसको, इन दोनों को इस तरह से। अगर इनको अकेले अकेले ग्रो करवाया तो इस तरह से उनका ग्रोथ रेट जो है हमें देखने को मिला। अगर उसको अलोन, एक सिंगल अकेले में ग्रो करवाया, जैसे पैरामीशियम कोर्डेटम और पैरामीशियम यूरेलिया की बात करें तो यहां पर ऐसे, इसको मैं लिख देता हूं पैरामीशियम यूरेलिया, इसको क्या मैंने लिखा, पैरामीशियम यूरेलिया। और पैरामीशियम कोर्डेटम, पैरामीशियम कोर्डेटम इस तरह ग्रो किया और उसके बाद फिर वो डिक्लाइन कर गया, उसके बाद वो डिक्लाइन कर गया इस तरह से। ये हो गया पैरामीशियम कोर्डेटम। यहां पर इस केस में क्या हुआ कि पैरामीशियम कोर्डेटम जो था वो कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूड हो गया। कॉम्पिटिटिवली क्या हुआ, एक्सक्लूड हो गया। कहां से, इस जगह से। ये जो था इसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो थी वो ज्यादा रही होगी, सर्वाइवल सक्सेस जो थी वो भी ज्यादा रही होगी, सर्वाइवल सक्सेस जो थी वो भी ज्यादा रही होगी। यहां पर क्या हुआ कि पैरामीशियम कोर्डेटम के लिए पैरामीशियम यूरेलिया ने किसी भी तरह का कोई इंट्रैक्शन, मेरा मतलब ये है कि किसी तरह से इसको ना तो इनिबिट किया ना ही किल किया, लेकिन क्या डिफरेंस था इसके अंदर कि उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस ज्यादा था, सर्वाइवल सक्सेस ज्यादा था, इसलिए इसने अपने नंबर इजीली और जल्दी जल्दी बढ़ाए। और एक लिमिटेड टाइम के बाद, और एक लिमिटेड टाइम में और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कोर्डेटम से ज्यादा नंबर हो गए पैरामीशियम यूरेलिया के, और ये अपने नंबर नहीं बढ़ा पाया। क्योंकि फिर क्या हुआ, उसके बाद जो फूड था उसके ऊपर किसका कब्जा हो गया, पैरामीशियम यूरेलिया का। यहां पर ये है, इस साइड में क्या है, ग्रोथ, और इस साइड में क्या है, इस साइड में है डेज। तो ये 16 डे के ऊपर इन्होंने रिजल्ट ऑब्जर्व किया था कि पैरामीशियम यूरेलिया क्या है, इट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूड्स द पैरामीशियम कोर्डेटम। ये पैरामीशियम कोर्डेटम को कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूड कर देता है। और यहां पर ये हम केस ले रहे हैं किसका, मिक्स्ड कल्चर का। किसका, मिक्स्ड कल्चर। मिक्स्ड कल्चर का मतलब दोनों एक साथ हम ग्रो करवा रहे हैं, मिक्स्ड कल्चर, दोनों हम एक साथ क्या करवा रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं, दोनों हम एक साथ ग्रो करवा रहे हैं, मिक्स्ड कल्चर है ये, ठीक है। और अगर अलग अलग हम सेपरेटली इनको ग्रो करवाते हैं तो हमें कंडीशन क्या मिलती है, कंडीशन हमें ऐसी मिलती है जैसे अगर मैं मान के चलो दोनों को एक जगह ग्रो करवा रहा हूं, इसलिए यहां पे मैं लिखूंगा कि ये सेपरेटली ग्रो करवा रहे हैं हम, ठीक है, सेपरेटली ग्रो। तो दोनों इस तरह से हमें शो करते हैं, सेपरेटली, सेपरेटली ग्रो, सेपरेटली। मैंने देखो ग्राफ एक जगह ही बनाया है, लेकिन मैंने वहां पर लिखा है कि दोनों को सेपरेटली ग्रो करवाया है, लेकिन ग्राफ एक जगह बनाया। कंफ्यूज नहीं होना इस बात से कि मैंने ग्राफ दोनों का एक जगह बना दिया। वहां पर लिखा है कि मैंने, अगर हम उसको अलग अलग ग्रो करवाते हैं कि एक ग्रोथ, एक कल्चर मीडियम में एक स्पीसीज, दूसरे कल्चर मीडियम में दूसरी स्पीसीज,
अगर हम ऐसे ग्रो करवाते तो इस तरह का उनका ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है। लेकिन अगर मिक्स्ड कल्चर देखने को मिलता है, हम मिक्स्ड कल्चर करते हैं, तो यहां पे पैरामीशियम यूरेलिया जो है वो क्या करता है, इसको पैरामीशियम कोडेटम को कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूड कर देता है, यहां से निकाल देता है। ओके, तो ये था हमारे पास इंट्रैक्शन का टॉपिक, ऑर्गेनिजम्स के इंट्रैक्शन का। और यहां से चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आए 2 नंबर का तो आने के चांसेस रहते हैं, और आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी हुई तो 4 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। बाकी की चीजें जो है वो आपको सब चीजें समझ आ रही होंगी, क्लियरली चीजें चल रही होंगी। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो सब आपको अच्छे से समझ आएगा। I wish you all the very best to all the aspirants who are preparing for CSIR 23 दिसंबर। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, वीडियोस देखिए, कहीं पे कुछ डाउट लगता है दोबारा से देखने की कोशिश कीजिए, लेकिन ध्यान से वीडियोस देखें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगेन।